हेलो फ्रेंड्स, आज हम कृषक आंदोलन की कड़ी में अगली कड़ी सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये कृषक आंदोलन ये 20वीं सदी का कृषक आंदोलन है। ध्यान रखेंगे कि 20वीं सदी के कृषक आंदोलन की शक्ल राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। 20वीं सदी के कृषक आंदोलन का शक्ल राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष ने दिया, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में अर्थात फर्स्ट पार्ट में देखे हुए थे कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को समझने में किसान असफल रहे, लेकिन एक नया वर्ग जरूर उभर रहा था। वो नया वर्ग आ गया था और उस नए वर्ग के नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। और राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को समझा और उसे किसानों तक लाया था। तो 20वीं सदी के किसान आंदोलन का शक्ल राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष ने दिया था। इसी संदर्भ में पढ़ेंगे गांधी का चंपारण सत्याग्रह। आप जानते हैं कि गांधी का भारत में ये प्रथम सफल सत्याग्रह था। चंपारण बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट, आप जानते हैं कि यहाँ पर भी समस्या नीलहों की थी। यहाँ तिनकटिया प्रथा प्रचलित थी। उसके विरुद्ध गांधी ने सफलतापूर्वक आंदोलन संचालित किया और अंततः इन किसानों को अनिवार्य नील की खेती करने से मुक्ति मिली थी। उसी तरह खेड़ा सत्याग्रह गांधी का, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों से संबंधित था। उसमें सरकार ने अधिक, इसमें किसानों को अधिक टैक्स देना था और महामारी अकाल के कारण किसानों की उपज नहीं हुई थी। सरकार टैक्स लेने पर वाली थी और अंततः गांधी के प्रयास से यह निर्णय हुआ था कि जो किसान टैक्स देने में सक्षम है वो देंगे, अर्थात अनिवार्य टैक्स वसूली समाप्त कर दी गई थी। यह मुख्यतः 20वीं सदी के आंदोलन में हम उत्तर प्रदेश के अवध में हुए कृषक आंदोलन का विस्तार रूप देने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि होम रूल लीग, ये भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। तो होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने जमींदारों व तालुकदारों के विरुद्ध किसानों को संगठित किया था। यानी कि अवध में उभर रहे किसान आंदोलन का शुरुआत होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ था। और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई। इसमें मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र, ये दो का प्रमुख योगदान रहा है। मदन मोहन मालवीय और जीएस मिश्र, गौरी शंकर मिश्र के सहायता से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था। आप जानते हैं कि 1919 के अंत तक किसानों का एक संगठित विद्रोह ये प्रतापगढ़ में एका आंदोलन के रूप में सामने आया था। प्रतापगढ़ में ये नाई धोबी बंद आंदोलन चला था। ये एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार की ये प्रथम घटना थी। कृषक आंदोलनकारियों का साथ नाई और धोबियों ने दिया था। समाज के जमींदारों, उच्च वर्गों की यहाँ इन्होंने काम करने से इनकार कर दिया था। ये नाई धोबी जो सामाजिक बहिष्कार का आंदोलन था, ये प्रतापगढ़ में चला गया था। इसी आंदोलन के दौरान ये बाबा रामचंद्र एक किसान नेता के रूप में उभरे
वास्तव में बाबा रामचंद्र ये महाराष्ट्र के थे और उत्तर प्रदेश के गांव में घूम घूम कर ये रामचरितमानस का पाठ सुनाया करते थे। और यही बाबा रामचंद्र ये प्रतापगढ़ के रूर में किसानों को एक संगठित आंदोलन चलाने का श्रेय दिया जाता है। इनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जवाहरलाल नेहरू से इनकी भेंट उनके इलाहाबाद आगमन के दौरान हुई थी। मिस्र से भी मुलाकात इन्होंने किया था। यद्यपि आप भी जानते होंगे कि इसी बीच कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित किया गया। असहयोग आंदोलन जो गांधी का भारत में चलाया गया राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जब पेश हुआ तो कुछ उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो मालवीय ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, इसलिए किसान संगठन में दरार पड़ गई थी। परिणाम यह हुआ कि जो असहयोग आंदोलनकारी थे अर्थात असहयोग आंदोलन के समर्थकों ने अवध किसान सभा का गठन अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया था। आप जानते हैं कि पैरेलल ये दो संगठन तैयार हो गए थे। इसी अवध किसान सभा के किसानों ने सरकार के विरुद्ध भयंकर आंदोलन चलाए, लेकिन सरकार ने इनके विद्रोही गतिविधियों पर कानून बनाकर रोक लगा दी और अंततः अवध मालगुजारी रेंट एक्ट 1921 के द्वारा इन्हें राहत भी दी। तो अवध किसान सभा को ये राहत दी गई। अवध किसान सभा रेंट एक्ट 1921 के द्वारा एक प्रकार से राहत देकर इस आंदोलन को दबा दिया गया। किंतु किसान संतुष्ट नहीं थे। किसानों के असंतोष को कांग्रेस और खिलाफती नेताओं ने एक आंदोलन की शक्ल देकर एक आंदोलन चलाया था। एक आंदोलन ध्यान रखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक सफल उदाहरण है। एक आंदोलन चलाया गया। इस एक आंदोलन का नेतृत्व एक पिछड़ी जात के मदारी पासी के हाथ में रहा। मदारी पासी इस एक आंदोलन का नेतृत्व किया। ये आंदोलनकारी कांग्रेस के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध नहीं थे और अंततः सरकार ने मौका पाया, क्योंकि कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता के भाव में सरकार ने इन्हें मार्च 22 तक पूर्णतया कुचल दिया और एक प्रकार से यह किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मोपला विद्रोह। ध्यान रखेंगे कि मोपला ये मालाबार के केरल तट में रहते थे। इनकी भी मीन्स यहाँ की किसानों की स्थिति भी और जैसे ही थी। इस मोपला विद्रोह के समय गांधी, शौकत अली तथा अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने इस क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन सरकार ने यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। नेताओं को, जो बड़े नेता थे, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि नेतृत्व अस्थानीय नेताओं के हाथ में चला गया और इस आंदोलन का चरित्र उस समय बदल गया जब एक स्थानीय नेता अली मुस्लियार को गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने एक मस्जिद पर छापा मारा। तो जैसे ही मस्जिद पर छापा मारा गया, इस आंदोलन का चरित्र बदल गया, अर्थात मोपला विद्रोह का चरित्र सांप्रदायिक हो गया।
पहले यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध था, लेकिन बाद में यह उच्च वर्ग के हिंदुओं के खिलाफ हो गया। अर्थात इस विद्रोह का स्वरूप सांप्रदायिक हो गया। परिणाम में हुआ कि सरकार ने खिलाफतियों को बुरी तरह कुचला और इतने बेरहमी से इस आंदोलन को कुचला गया कि 1921 से लेकर देश का आजाद होने तक कभी भी किसी मोपला ने किसी भी आंदोलन में शरीक नहीं हुए, सहभागी नहीं बने। ये मोपला वास्तव में मालाबार में रहने वाले ये मुसलमान थे और ये जो लड़ रहे थे वो शहीद ये लड़ते थे कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष में हम अगर मरेंगे तो शहीद होंगे। शहीद होना के विरोध से लड़ रहे थे, लेकिन सरकार ने इनको इतना बुरी तरह कुचला कि फिर भारत के किसी भी आंदोलन में चाहे छोटा हो या बड़ा कभी शरीक नहीं हुए। ये आंदोलन भी पूर्णतया कुचल दिया गया। नेक्स्ट पढ़ जा रहे हैं बारदोली सत्याग्रह। ध्यान रखेंगे कि बारदोली ये गुजरात प्रदेश में ये सूरत में बारदोली है। ये सूरत के बारदोली में किसानों ने लगान न देने का आंदोलन चलाया था। लगान न देने का आंदोलन चला था। वास्तव में आप कह सकते हैं कि यह आंदोलन असहयोग आंदोलन की देन था। बारदोली का जो सत्याग्रह था असहयोग आंदोलन का देन था। और आप भी जानते हैं कि गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन बारदोली से ही शुरू करने को कहा था। यहीं से शुरू करने वाले थे, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण आंदोलन शुरू न हो सका था। आप भी जानते हैं कि इस असहयोग आंदोलन में गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम भी करना था। तो गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों के सहभागी बनकर ये मेहता बंधु कल्याण जी एवं कुंवर जी, ये मेहता बंधु के नाम से जानते हैं, कल्याण जी तथा कुंवर जी ने यहाँ पर बारदोली में गांधी के आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। और गांधी के निर्देश पर ही वह आदिवासियों के बीच कार्य कर रहे थे। इन्होंने आदिवासी साहित्य की रचना की। आदिवासियों के खिलाफ होने वाले हाली जो पद्धति थी, हाली पद्धति एक प्रकार की ये बंधुआ मजदूरी की पद्धति थी। आदिवासियों को बंधुआ मजदूरी के तौर पर रखा जाता था। तो इन मेहता बंधुओं ने आदिवासियों के बीच रहकर कार्य किया। उनको ये आदिवासियों को श्वेत जन या इनको कालीपराज नाम दिया गया है, कालीपराज। तो कालीपराज साहित्य की रचना की। हाली पद्धति के खिलाफ आंदोलन चलाया था मेहता बंधुओं ने। ध्यान रखेंगे कि हाली पद्धति एक प्रकार का बंधुआ मजदूरी होती है। 1927 में इन कालीपराज आदिवासियों का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था, उस वार्षिक सम्मेलन में गांधी को आमंत्रित किया गया और गांधी ने ही कालीपराज के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और गांधी ने कालीपराज यानी कि श्वेत जन के स्थान पर इनका नाम रानीपराज दिया था। रानीपराज अर्थात वनवासी। तो गांधी ने इन आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनका नाम कालीपराज अर्थात और श्वेत जन से हटाकर उनका नाम रानीपराज अर्थात वनवासी नाम दिया था। वास्तव में इस आंदोलन की शुरुआत होती है 1926 में सरकार ने कपास की कीमत कम कर दी और लगान में 30% की वृद्धि कर दी। ध्यान रखेंगे कि बारदोली सत्याग्रह का यही कारण था कि कपास की कीमत कम कर दी गई और टैक्स में 30% की वृद्धि कर दी गई। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया
तो टैक्स को घटाकर 22% कर दिया गया। फिर भी किसान असंतुष्ट थे, किसान असंतुष्ट थे। मेहता बंधु, वही मेहता बंधु कल्याण जी एवं कुंवर जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सरदार पटेल को आमंत्रित किया। सरदार पटेल ने बारडोली के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया। उसके लिए ये गीता का पाठ किया गया, कुरान का पाठ किया गया, कबीरपंथी दोहे गाए गए। सरदार पटेल इसके पूर्व बहुत से सत्याग्रहों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर चुके थे। खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे वलसाड सत्याग्रह हो, चाहे नागपुर फ्लैग सत्याग्रह हो। खेड़ा, वलसाड और नागपुर सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने वाले सरदार पटेल को यहाँ की औरतों ने ही सरदार की उपाधि थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है, सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के दौरान वहां के औरतों ने दिया था। अंततः आंदोलन जब विस्तृत होने लगा तो तत्कालीन वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने यहाँ के गवर्नर विल्सन को इस विवाद को समाप्त करने का आदेश दिया और गवर्नर ने इस बढ़ी हुई टैक्स की जांच करने के लिए आयोग गठित किया। ब्रूमफील्ड एवं ब्रूमफील्ड तथा मैक्सवेल के अधीन आयोग गठित हुआ। इस आयोग ने वृद्धि अर्थात टैक्स वृद्धि को 6.03% करने की सिफारिश की। जांच आयोग ने टैक्स को कम कर दिया। जो टैक्स 30% था वो टैक्स लगभग 6%, 6.03% कर दिया गया। किसानों को राहत मिली, ध्यान रखेंगे। और जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आई तो ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाले न्यू स्टेटमेंट नामक पत्र ने कहा कि इस आयोग की जांच सरकार के मुंह पर तमाचा है और इसका दूरगामी परिणाम होगा, और वही हुआ। लास्ट देखते हैं तारा भगत आंदोलन। ये तारा भगत आंदोलन 1914 में बिहार में चलाया गया था। यह आंदोलन ये टैक्स में जो वृद्धि हुई थी, टैक्स वृद्धि के विरुद्ध था। और विशेषकर ये चौकीदारी टैक्स लगाया गया था, चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध किया गया था। और तारा भगत आंदोलन का नेता पूछता है कौन था, तो इसके नेता थे जतरा भगत। कई बार प्रश्न पूछा गया है तारा भगत का आंदोलन कहां हुआ था, बिहार में हुआ था, और तारा भगत आंदोलन के नेता थे जतरा भगत। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो किसान आंदोलन का तीसरा पार्ट होगा, जो 1930 और 40 के बीच हुए किसान आंदोलन का उल्लेख करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।